अब इसी रैली में इमारत शरिया की ओर से एक शख्स के बयान ने बीजेपी को एक और मौका दे दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उस शख्स के वीडियो को पोस्ट करते हुए आरजेडी पर आरोप लगाया। पहले उस बात की शख्स आपको सुनवाते हैं, उस शख्स की बात आपको सुनवाते हैं, फिर बीजेपी ने क्या आरोप लगाया उसके काउंटर में वो आपको सुनाएंगे। सुनिए। इमारत शरिया और हजरत अमीर शरीयत के एक आवाज पे आपने गांधी मैदान को भर दिया। आज मुबारक हो आपको। बस फिर क्या था, बीजेपी को यहां से एक नया मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने इसे लपकने में भी तनिक देर नहीं की। बीजेपी नेता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पर हमलों की झड़ी लगा दी। सुधांशु त्रिवेदी ने इंडिया ब्लॉक के दलों पर आरोप लगाया कि अगर ये सरकार में आते हैं तो वे नमाजवाद के रास्ते पर चलाएंगे देश को और पिछले दरवाजे से शरिया लागू करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं बहुत पीड़ा के साथ और मैं बिहार की प्रबुद्ध जनता का आह्वान करता हूं कि उसके सामने दो रास्ते हैं, राष्ट्रवाद और समाजवाद। वास्तविक समाजवाद के रास्ते पर चलती हुई भाजपा और जदयू और कठमुल्लापन वाले नमाजवाद के रास्ते पर चलती हुई इंडी गठबंधन, जो सरकार में आने पर पिछले दरवाजे से शरिया लागू करने के लिए कोशिश करेगी और एक तरफ हमारी सरकार जो बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित रहेगी। जयप्रकाश ने बिगुल फूका था, उनके ये नालायक बेटे हैं जो भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गए और परिवारवादी बन गए। और तेजस्वी यादव परिवारवादी करते करते होते होते अब समाजवादी बोलने लगे। ये परिवारवादी न समाजवादी बन पाए, अब ये नवाजवादी बन गए। अब यहां पर भी बीजेपी फंस गई। कैसे, हम आपको बताते हैं। सुधांशु त्रिवेदी के बयान के बाद मामला समाजवादी वर्सेस नमाजवादी हो गया। ये जो पीसी की हमने आपको दिखाया, बीजेपी ने खुद को समाजवादी और इंडिया ब्लॉक में शामिल आरजेडी, समाजवादी पार्टी और दलों को नमाजवादी बता दिया। लेकिन समाजवाद शब्द बीजेपी के गले नहीं उतर सकता, लिहाजा समाजवादी वर्सेस नमाजवादी करने के पीछे बीजेपी का एक खास मकसद है। बीजेपी की कोशिश है कि बिहार चुनाव में किसी भी तरह इंडिया ब्लॉक को सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बना दे। तभी हमने आपको बताया कि यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। इस बीच इस सियासी खेल में भाईजान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री होती है। ओवैसी ने खुद को महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जता दी। उन्होंने खुले मन से कहा कि अगर बिहार में एनडीए को हराना है तो हमें भी महागठबंधन में साथ ले लो। सुनिए। तुम देखो तुम क्यों हार रहे। अरे हम तो तुमको बोल रहे, अख्तरुल ईमान ने कहा हो अगर तुमको ये पसंद है कि दोबारा बीजेपी बिहार में ना आए तो हमसे हाथ मिलाओ। तुम नहीं मिलाएंगे तो याद रखो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान से भी खेलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हाथ बड़े दराज है, याद रखो। इन हाथों में, इन बाजुओं में अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में बहुत ताकत दी है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। प्रदेश की 243 243 में से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली ये एआईएमआईएम पार्टी 2020 के चुनाव में लगभग 1.25% के करीब वोट पाकर 5 सीटें जीत चुकी है। सीमांचल इलाके में अपना पूरा प्रभाव दिखा चुकी है। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी अब की बार बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बन जाती है तो फिर एनडीए की राहें बहुत मुश्किल हो सकती हैं। फिलहाल महागठबंधन में हम आपको दिखाते हैं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट की सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल माले और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी है। इसमें ओवैसी के शामिल हो जाने से माना जाता है कि बिहार में महागठबंधन का पलड़ा और मजबूत हो सकता है। अब बिहार के सियासी रण में एक और किरदार की एंट्री होती है, वो उससे भी इंट्रोड्यूस आपको कराते हैं। वो है खुद को मोदी के हनुमान बताने वाले और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सर्वे सर्वा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग पासवान रविवार को राजगीर में एक रैली में शामिल होने पहुंचे। इस रैली का नाम था बहुजन भीम संकल्प समागम।
अब लोगों को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके जीते जी ना तो दलितों पिछड़ों का आरक्षण कोई खत्म कर सकता है और ना ही संविधान को कोई खतरा हो सकता है। सुनिए। है कि भैया एनडीए की सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म कर देगी, तो आज आप लोगों के सामने मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान ये कसम खाकर आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। अब सवाल उठता है कि आखिर चिराग को यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका जवाब है दत्तात्रेय होसबोले और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संविधान से समाजवाद शब्द हटाने वाला बयान। रिलेट कीजिए, सुनिए। संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए। और दूसरी बात है समाजवाद की, इसलिए यहां समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सबको एक जैसा माना, इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। अब संविधान पर आरएसएस और बीजेपी के बयानों ने सत्ता पक्ष को मुश्किल में फंसा दिया, क्योंकि संविधान से समाजवाद शब्द हटाने का सीधा मतलब आरक्षण पर चोट करना है ना। ऐसे में बिहार चुनावों को लेकर एक नई तस्वीर उभर कर सामने आई है। आपको समझाते हैं। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को संविधान से हटाने की बात आरएसएस और बीजेपी कह रही है। विपक्ष के खिलाफ मुखर होते हुए बीजेपी ने इंडिया ब्लॉक में शामिल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल पर नमाजवादी का आरोप चस्पा कर दिया, जबकि चुनाव से ठीक पहले आरक्षण खत्म करने की बात एक चर्चा का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। बिहार का मौजूदा सियासी परिदृश्य इसी के आसपास घूमता दिख रहा है और आने वाले 3 महीने में प्रदेश में चुनाव है, इसकी गूंज साफ सुनाई देगी। ऐसे में इसका फायदा होगा, किसको होगा, यह भी समझिए। संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की बात से एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी से छिटक सकता है। यह बात 2015 के चुनाव में साबित हो चुकी है, जब बीजेपी आरजेडी और जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। वहीं समाजवादी और नमाजवादी, यानी कि ये सिंपल इसका एक नैरेटिव है कि मुस्लिम वोटरों से इसका संबंध है। ये जो महागठबंधन के साथ पहले से मुस्लिम वोटर तो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ खड़ा है, अब इन बयानों के बाद वो और मजबूत हो गया। बीजेपी के इस आरोप से दलित पिछड़ों को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं आरक्षण पर, तो यह मुद्दा सीधे तौर पर दलित और पिछड़ों से जुड़ा है। इसे खत्म करने का आरोप बीजेपी पर काफी पहले से लगता आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन तमाम मुद्दों से बीजेपी और एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन एनडीए के पास अभी एक तुरुप का इक्का है, जिनकी गिनती मौजूदा वक्त में एक बड़े समाजवादी नेता के तौर पर होती है, वो है नीतीश कुमार। इन सब तमाम तस्वीरों और सियासी हालातों के बावजूद बिहार में जो दिखता है कई बार वो होता नहीं है। यह बात तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी जानते हैं और सियासतदां भी जानते हैं कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। तो यह तो सियासत का, बिहार की राजनीति का, समाजवाद और नमाजवाद का हमने आपको सच दिखाया। अब